अरे आज क्या हो गया इस चूल्हे को, कमबख्त चल ही नहीं रहा है। एक तो इतनी जोर की भूख लगी है और ऊपर से ये चूल्हा है कि आग ही नहीं पकड़ रहा है। ओहो, सोचा था जल्दी से अपने लिए 2 रोटी बना लूंगी, पर चूल्हा पता नहीं क्यों दुश्मन बना हुआ है। रानो अपने घर में बने मिट्टी के चूल्हे को जलाने की जद्दोजहद कर रही थी कि तभी उसके घर जंगल का सरपंच मिट्टू तोता आ जाता है और उसने रानो से पूछा, अरे क्या हो गया माँ जी, बहुत गुस्से में लग रही हो, सब ठीक है? अरे क्या खाक ठीक, एक तो ये बुढ़ापा, ऊपर से इतनी दिक्कतें, अब क्या हो गया? होना क्या है बेटा, सोचा था अपने लिए 2 रोटी बना लूं, पर ये कमबख्त चूल्हा जलने का नाम ही नहीं ले रहा। जी तो कर रहा है कि पत्थर मारकर आज ही फोड़ दूं इस चूल्हे को। इतने परेशान मत हो माँ जी, लाओ मैं कोशिश करता हूँ। मिट्टू तोते ने चूल्हा जलाने की कोशिश की और थोड़ी देर बाद चूल्हा जल उठा, जिसके बाद मिट्टू तोते ने रानो से कहा, लो माँ जी हो गया, अब बना लो अपने लिए रोटी, मैं चलता हूँ। अरे बेटा कहाँ जा रहा है, रुक ना, मैं तेरे लिए भी रोटी बना देती हूँ। धन्यवाद माँ जी, लेकिन मुझे जरा काम है, किसी दिन टाइम निकाल कर आऊँगा आराम से। बताओ तब क्या खिलाओगी? ये गरीब बुढ़िया तुझे दाल रोटी के अलावा और क्या खिला सकती है बेटा? कोई बात नहीं माँ जी, प्यार से खिलाई गई दाल रोटी भी शाही पनीर से क्या कम होती है? हाँ ये बात भी सही है, भगवान तेरा भला करे बेटा। ठीक है माँ जी, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर मिट्टू तोता अपने घर की तरफ चल पड़ा। उधर रानो ने चूल्हे पर अपने लिए रोटी बनाई और खाना खाने लगी। खाना खाने के बाद उसने झोपड़ी में रखी अपनी डलिया उठाई और उसे सिर पर रखकर बाहर निकल पड़ी। दरअसल बूढ़ी रानो जंगल में बर्तन बेचने का काम करती थी। शाम तक वो जो भी पैसे कमाती बस उसी से अपना घर चलाती थी। बर्तन ले लो बर्तन, पतीले कढ़ाई तवा तिवारी, ले लो बर्तन। रानो चिड़िया अपने गुजारे के लिए बहुत मेहनत करती थी, लेकिन ढलती उम्र के साथ अब उसके लिए इतनी मेहनत करना मुमकिन नहीं था। सारा दिन गली गली घूमने के बाद वो थककर एक पेड़ की छांव में बैठ गई और वहीं सामने एक स्कूल था। रानो ने देखा कि वहाँ एक माता पिता अपने छोटे से बच्चे को स्कूल से लेने आए हैं और वो बच्चा भागकर अपनी माँ और पिता के गले लग जाता है। ये नज़ारा देखकर रानो की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सोच में डूब गई। माँ क्या बना रही हो? आज मैं अपने बेटे के लिए आलू के पराठे बना रही हूँ, बोल खाएगा ना? अरे वाह, आलू के पराठे, मजा आएगा। क्या बातें चल रही हैं माँ बेटे में। देखो पापा, माँ आलू के पराठे बना रही है। अरे वाह, लाओ फिर तो जल्दी से ले आओ, पेट भरकर पराठे खा लेते हैं, फिर जाएंगे खेत। क्यों कुक्कू? हाँ पापा मैं भी चलूं आपके साथ आज खेत में? क्यों बेटा, आज स्कूल नहीं जाना क्या? वो पापा, आज मास्टर जी नहीं आएंगे तो स्कूल में पढ़ाएगा कौन, इसलिए तो कह रहा हूँ कि आपके साथ चलूं मैं। अच्छा ठीक है, चल पहले पराठे तो खा ले, फिर चलना मेरे साथ, ठीक है? रानो चिड़िया अपने गुजरे हुए दिनों में खोई हुई थी और तभी उसे वो हादसा याद आया जिसने उसकी पूरी दुनिया ही उजाड़ कर रख दी थी। उस दिन जब उसका पति टोनू चिड़ा अपने बच्चे कुक्कू के साथ खेत में जा रहा था, तभी टोनू चिड़े की सड़क पर पड़े फल पर नजर जाती है। जब वो दोनों उस फल के पास गए तो एक तेज रफ्तार कार वहां से गुजरती है और वो उसकी चपेट में आ गए। ये सब सोचते सोचते रानो की आंखों से आंसू बहने लगे। दुखी रानो वहीं लेट गई। फिर
फिर कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कि कोई उसे जगाने की कोशिश कर रहा है। अम्मा उठो, उठो अम्मा। कौन है तू बेटी? मैं अनाथ हूँ अम्मा, भीख मांगकर अपना पेट पालती हूँ, पर आज किसी ने 1 रुपया भी नहीं दिया। कल से कुछ भी नहीं खाया है। अम्मा, आपके पास कुछ खाने को है क्या? बच्चे की आंखों में आंसू थे। उसकी हालत देखकर रानो को उस पर बहुत दया आई। देख बेटी, मेरे पास बस यही है। मेरे पास पैसे भी नहीं है, क्योंकि सुबह से मेरा एक भी बर्तन नहीं बिका। अब ये ले, तू रोटी खा ले। पर अम्मा, फिर आप क्या खाओगी? मेरी चिंता मत कर, ले ये रोटी खा ले। आप बहुत अच्छी हो अम्मा। कोई बात नहीं। अच्छा, तेरा नाम क्या है और तू रहती कहाँ है? मेरा नाम गुड़िया है। मेरे जैसे और भी बहुत से बच्चे हैं अम्मा, वो सब उधर नदी के पास रहते हैं। अच्छा, और तुम लोग खाना कैसे खाते हो? मतलब कहाँ खाते हो? बस जैसे आज आपने खिला दिया, ऐसे ही कोई दे देता है तो खा लेते हैं, वरना भूखा ही रहना पड़ता है। अच्छा, चल मुझे भी ले चल, मैं सारे बच्चों से मिलना चाहती हूँ। ठीक है अम्मा, लाओ ये डलिया मुझे दे दो। ये कहकर गुड़िया ने एक झटके में बर्तनों से भरी डलिया उठाई और तेजी से नदी की तरफ बढ़ने लगी। उसकी रफ्तार देखकर रानो हैरान थी। अरे गुड़िया, रुक तो सही, इतनी तेज नहीं चल पाऊंगी मैं, जरा आराम से चल गुड़िया। कोई बात नहीं अम्मा, सामने ही है नदी, मैं जा रही हूँ, आप पहुँचो आराम से। अरे पर रुक तो सही, रुक जा बेटी। गुड़िया ने रानो की बात नहीं सुनी और तेज पंखों से वो उड़ते हुए बहुत आगे निकल गई। उधर भूखी प्यासी थक हारी रानो धीरे धीरे उस नदी के पास पहुंच गई, जिसके बारे में गुड़िया ने उसे बताया था। वहां उसने देखा कि छोटे छोटे बच्चे थे जो बर्तनों से भरी उसकी डलिया को बड़े ध्यान से देख रहे थे। अरे यहाँ तो बहुत सारे बच्चे हैं, पर ये गुड़िया कहाँ गई? एक छोटे पक्षी, जरा इधर आओ तो। हाँ अम्मा, क्या बात है? नाम क्या है तेरा? पूरा है अम्मा। और तेरे घर वाले, मतलब तेरे माँ बाप? वो तो कब के मर गए अम्मा। और ये जो सारे बच्चे हैं ना, ये सब भी मेरी तरह अनाथ हैं। ओहो, गुड़िया ने बताया था मुझे। वैसे वो कहाँ गई? कौन? अरे वो गुड़िया तुम्हारे साथ ही तो रहती है यहाँ पर। अरे जो मेरी ये डलिया लेकर आई अभी। पता नहीं अम्मा, पर यहाँ कोई गुड़िया नहीं रहती और हम सब तो हैरान हैं कि ये बर्तनों की डलिया यहाँ कौन रख कर चला गया। उस बच्चे की बातें सुनकर रानो भी हैरान थी, पर तभी उसकी नजर अपनी डलिया पर गई, जिसमें रखे बर्तन पहले से बहुत ज्यादा चमक रहे थे। उसकी चमक देखकर रानो चिड़िया और भी हैरान हो गई। फिर वो गुड़िया को ढूंढने के लिए इधर उधर गई। थोड़ी दूर जाने के बाद रानो ने देखा गुड़िया एक बड़े से पत्थर पर बैठी थी। और फिर हद करती है तू भी, कितनी तेज है कसम से, एक पल यहाँ तो एक पल वहाँ। आओ रानो चिड़िया, थक गई क्या? तुझे मेरा नाम कैसे पता? मुझे सब पता है रानो, तुम्हारा अतीत, तुम्हारा भविष्य मैं सब जानती हूँ। गुड़िया की बात सुनकर रानो चिड़िया हैरानी से उसे देख रही थी। तभी अगले ही पल गुड़िया एक तेज रोशनी के साथ एक देवी में बदल गई। आप कौन हैं? मैं अन्नपूर्णा हूँ। मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी। मैं इन अनाथ पक्षियों को लेकर चिंतित थी। मैं चाहती थी कि कोई सच्चे मन से इनका ख्याल रखे, इन्हें पाले पोसे, इन्हें अच्छा खाना खिलाए। फिर मुझे तुम मिली। आपका धन्यवाद देवी माँ, पर मैं बहुत गरीब पक्षी हूँ। मेरे पास तो खुद के खाने के पैसे भी नहीं हैं। मैं इन सबको क्या और कैसे खिलाऊंगी? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रही हूँ तो कुछ प्रबंध भी तो किया होगा ना। तुम्हारी डलिया के सारे बर्तन अब जादुई बन गए हैं,
तुम बस अपने बर्तनों को चूल्हे पर रखना और फिर तुम जो भी कहोगी उस बर्तन में अपने आप पक जाएगा। धन्य हो माँ, आपने मुझे जीने का सहारा दे दिया। हालात ने मुझसे मेरा कुक्कू मुन्ना छीन लिया था, पर आपने तो मुझे कितने सारे मुन्ना और मुन्नी दे दिए। आप धन्य हो माँ। रानो की बात सुनकर देवी अन्नपूर्णा मुस्कुराई और फिर वहाँ से गायब हो गई। रानो वापस बच्चों के पास पहुँची। हाँ बच्चा पार्टी, भूख किस किस को लगी है? मुझे मुझे मुझे। रानो चिड़िया ने अपने डलिया से एक चमचमाता तवा निकाला, वहीं एक मिट्टी का चूल्हा बनाया और उस पर तवा रखकर बोली, हे देवी माँ, बच्चे आलू के पराठे खाना चाहते हैं। रानो चिड़िया का इतना कहना था कि तभी उस जादुई तवे से एक के बाद एक गर्मा गर्म और स्वादिष्ट आलू के पराठे निकलने लगे। ये देखकर रानो की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो अपने जादुई बर्तनों के लिए देवी अन्नपूर्णा को बार बार शुक्रिया कह रही थी और सामने आलू के पराठे खा रहे हर बच्चे में अपने कुक्कू मुन्ना को देख रही थी। जंगल में कई दिनों से बर्फ पड़ रही थी। सभी पक्षी अपने गर्म घोंसले से बाहर तक नहीं निकले थे, लेकिन आज आसमान थोड़ा साफ था। हल्की हल्की धूप भी चमक रही थी। दोस्तों, आज कई दिनों के बाद धूप निकली है और कितने दिनों से हम घर में ही बैठे बैठे खा रहे हैं, तो आज भोजन लेने चलते हैं। क्या पता फिर से मौसम खराब हो जाए। हाँ चिड़िया बहन, ये बात तो आपने एकदम बढ़िया की। मेरे घर में बस 4 दाने ही रह गए हैं भोजन के। मैं तो भोजन से आज पूरी टोकरी भर के लाऊंगा। कालू, तुम चुप हो। लगता है तुम्हारे घोंसले में ढेर सारा भोजन है, इसलिए तुम जाना नहीं चाहते। नहीं नहीं मिट्ठू तोते, ऐसा नहीं है। मेरे घोंसले में भी कब का भोजन खत्म हो गया, लेकिन मैं ज्यादा उड़ नहीं पाऊंगा। मेरे पंख में दर्द है और गौरी से कहूँगा तो वो जाएगी ही नहीं। कालू भैया, मैंने देखा था आपको जब आप बुलबुल के पास से अपने पंख की दवा ले रहे थे। हम सब गौरी को अपने साथ ले जाएंगे और वो तुम्हारे लिए भी भोजन लेकर आएगी। फिर वो सब कालू कौवे के घर आते हैं। गौरी कौवी तो मस्त धूप में आंखों पर चश्मा लगाए लेटी हुई थी। गौरी, आज मौसम साफ है, धूप निकली है, तो हमारे पड़ोसी दोस्त दाना लेने जा रहे हैं। हाँ, तुम भी जाओ, रोका किसने है। और मेरे लिए तो चीकू का फल ले आना। चीकू गर्म होते हैं, चीकू खाने से मुझे सर्दी भी नहीं लगेगी। गौरी, कालू के पंख में दर्द है, वो लंबी उड़ान नहीं भर पाएंगे, इसलिए कालू की बजाय आप हमारे साथ चलें। गौरी जी प्लीज, आज भोजन लेने तुम चली जाओ, वरना हम दोनों को भूखा ही रहना होगा। कालू बड़े प्यार से अपनी पत्नी गौरी को मना रहा था, मगर गौरी कभी तो अपनी जगह से हिलती भी नहीं और दाना ना लाने का बहाना बनाती है। मुझे कहाँ आता है भोजन की खोज करना। मैं चली भी गई तो खाली पंखे लौटूंगी, तो तुम ही चले जाओ। ये बोलकर गौरी कौवी फिर से चश्मा लगाती है। कालू कौवा ही उनके साथ चला जाता है। रास्ते में उड़ते हुए कालू कौवा सबसे पीछे रह जाता है और फिर सभी पक्षी उसका इंतजार करते हैं। कालू, जल्दी जल्दी उड़ो, हम कब तक तुम्हारा रुक रुक के इंतजार करेंगे। लो बस आ ही गया, अब चलो तुम सब भी। सच में गौरी कौवी कितनी बुरी है, वो अपने पति का भी साथ नहीं देती। कैसे अपने पति को दुख में भी उड़ाई जा रही है। कालू भैया, रहने दें, आप वापस घर लौट जाएं। मैं अपने भोजन में से आधा तुमको दे दूंगी, आप घर जाकर आराम करें। चिड़िया तुम कितनी दयालु हो, सबके बारे में सोचती हो। काश गौरी भी तुम्हारे जैसी होती। ये बोलकर कालू कौवा
वापस लौट जाता है और वो सब आगे की तरफ चले जाते हैं। कालू, इतने जल्दी आ गए? नहीं, मुझसे उड़ा नहीं गया तो मैं वापस लौट आया। गौरी, तुम आसपास से कोई फल ढूंढ लो, वरना शाम को क्या खाओगी? मुझे नहीं पता, कई दिनों के बाद तो आज धूप निकली है, मैं सोना चाहती हूँ, डिस्टर्ब ना करे मुझे। गौरी बहुत कामचोर थी, वो मेहनत नहीं करना चाहती थी, वो तो बस पूरा दिन धूप में लेटी रहती है। हाँ हाँ, सो जाओ सो जाओ, जब भूखी मरोगी तो मैं भी देखूंगा कहाँ से पेट भरोगी। मैं तो पहले ही चिड़िया के घर जाकर अपना पेट भर लूंगा। शाम हो जाती है, चिड़िया, कबूतर, मिट्ठू तोता दाना लेकर अपने घर को आ जाते हैं। कालू कौवा भागा भागा चिड़िया के पास जाता है। लाओ लाओ चिड़िया बहन, मुझे खाने को भोजन दो, क्या मिला है तुम्हें? कालू भैया, मैं बस ये फल लेकर आपके पास आने वाली ही थी। चिड़िया को 2 ही फल मिल पाए थे। वो एक सेब कालू कौवे को दे देती है और कालू तो रास्ते में ही पूरा सेब खा जाता है। वाह वाह, चिड़िया का क्या फल है, खा के मजा ही आ गया, मेरा तो पूरा पेट ही भर गया इस एक फल से। ऐसे कालू कौवा वो फल खाकर घर आता है और अपने घोंसले में सो जाता है। रात हो जाती है, मगर गौरी कौवी तो नींद से जागी थी और उसे बहुत भूख लग रही थी। कालू तो आराम से सो रहा है, लगता है अपना पेट कहीं से भर लिया है इस मनहूस ने, लेकिन मैं क्या करूं, मैं क्या खाऊं? गौरी कौवे घर का कोना कोना छान मारती है, मगर उसे तो कुछ भी नहीं मिलता। इतनी देर मेहनत करने के बाद भी एक दाना ना मिला। मैं भूखी हूँ, ये लंबी रात कैसे बिताऊंगी? कुछ तो खाना ही होगा। मैं मिट्ठू तोते के पास जाती हूँ, क्या वो इतनी रात को दरवाजा खोलेगा भी या नहीं? ऐसे सोचकर गौरी कौवे घर से बाहर चली जाती है। बाहर कितनी ठंड है और ऊपर से बर्फबारी, मैं तो भूखी ही मर जाऊंगी। मिट्ठू तोते घर का दरवाजा खोल, जल्दी खोल, मैं गौरी हूँ। पति जी, इतनी रात को गौरी कौवे हमारे घर क्यों आई होगी? हरियाली भूख, अब भूख से मर रही होगी। सुबह तो हमारे साथ गई नहीं, पूरा दिन मजे से सोई है चश्मा लगा के। मिट्ठू जी, तो आप जाकर कह दे हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है। फिर मिट्ठू तोता दरवाजा खोलता है और गौरी कौवी से कहता है, मिट्ठू तोते, कुछ खाने को दे दो, हमारे घर में भोजन खत्म हो गया है। गौरी, हमारे घर में भी भोजन नहीं है, जो मैं लाया था वो हम दोनों ने खा लिया। फिर गौरी कौवी वहाँ से उड़ती और कबूतर के घर जाती है। लूसी जल्दी दरवाजा खोलो, बाहर बहुत ठंड पड़ रही है। गौरी कौवी, तुम यहाँ क्या काम है तुम्हें हमसे, जो आधी रात को हमें नींद से जगाया? कबूतर, मेरे भाई, मैं भूखी हूँ, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को मिलेगा? हाँ गौरी, दाना तो है मेरे पास, मगर वो दाना तुम्हें दे दिया तो हम सुबह क्या खाएंगे? क्या पता कल का मौसम बहुत खराब हो। ऐसा कहकर कबूतर दरवाजा बंद कर लेता है और गौरी कौवी वहाँ से भी चली जाती है। उसकी भूख तो बढ़ी जा रही थी और ऊपर से ठंडी ठंडी हवाएं भी सता रही थी। सबके सब कैसे मजे से सोए हुए हैं और एक मैं हूँ इतनी ठंड में भूखी यहाँ वहाँ भटक रही हूँ। अच्छा ही होता अगर मैं सुबह सबके साथ जाकर भोजन ले आती। अब तो बस चिड़िया का ही घर बचा है, पता नहीं वो मुझे दाना देगी भी या नहीं। फिर गौरी कौवी रानू चिड़िया का दरवाजा खटखटाती है। वो ठंड की वजह से साफ बोल भी नहीं पा रही थी, उसकी चोंच कांप रही थी। चिड़िया बहन, मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं भूखी हूँ, मैं भूखी यहाँ वहाँ घूम रही हूँ। गौरी, पहले आप घर के अंदर आए, आप कितना कांप रही हैं। ये बोलते हुए चिड़िया गौरी कौवी को गर्म कंबल में बिठाती है।
गौरी, भोजन तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ सूखी लकड़ियां हैं जिससे मैं आपके लिए गरम गरम सूप बना सकती हूँ। चिड़िया, चिड़िया जल्दी करो, जल्दी बना दो वो सूप ही पिला दो मुझे। फिर चिड़िया अपनी रसोई में जाती है, वो लकड़ियों में आग लगाती है और गौरी कौवी के लिए सूप बना देती है। गौरी कौवी तो गरम गरम सूप को ही झट से पी जाती है। चिड़िया, चिड़िया ये क्या था? मेरा तो पेट ही भर गया और अब ठंड भी कम लग रही है। गौरी, जब मेरे पास फल, सब्जी, गाजर, मूली, गोभी जमा हो जाते थे तो मैं उन्हें सुखाकर उनका चूर्ण बनाकर रख लेती थी, और जब खाने को कुछ नहीं होता तो ऐसे ही गर्म पानी में उबालकर पीती हूँ। वाह वाह चिड़िया, तुम कितनी मेहनती हो। तुम्हारे पास ये था तब भी आज भोजन लेने गई, और एक मैं हूँ आराम से जीना चाहती हूँ बस। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूँगी, हर रोज भोजन की खोज को जाया करूँगी। आज तो मैं मरते मरते बची हूँ। सुंदरवन के जंगल में आकाश नाम का चिड़ा अपनी पत्नी रानो, बेटी गुड़िया और बेटे कुकू के साथ रहता था। आकाश चिड़े का अपना एक मटर का खेत था। उसके खेत में मटर बड़े ही मीठे हुआ करते थे, जो पूरे जंगल में सबको बड़े ही पसंद आते थे। सभी पक्षी उसी की मटर खरीदना पसंद करते थे। एक रोज, इस बार फसल बहुत ही अच्छी हुई है, इस बार अच्छी कमाई होगी तो मैं अपने पूरे घर की मरम्मत कराऊंगा और घर में नया बिस्तर भी लाऊंगा, ताकि रानो तुम्हें इस टूटे घोंसले पर ना सोना पड़े। भगवान करे आपका काम यूं ही चलता रहे और आप खूब तरक्की करें और हम अपने बच्चों का प्राइवेट स्कूल में दाखिला करवा सकें। सच कहा तुमने, बस थोड़ा पैसा और कमा लूं तो मैं एक बड़ा सा खेत खरीद लूंगा, फिर उसमें मटर की खेती और बढ़ा दूंगा, फिर अपनी मटर की फसल शहर में जाकर बेचूंगा। अच्छा, आज मुझे मटर की कटाई भी तो करनी है, तो मैं चलता हूँ रानो। आज तो काफी सारी कटाई करनी है, तो मैं भी आपके साथ खेत पर चलती हूँ। आकाश और रानो खेत चले जाते हैं। उसके खेत के बगल में ही उनके पड़ोसी कालू कौवे का भी खेत था, लेकिन उसके खेत में मटर की फसल बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, जिस कारण वो आकाश चिड़े का खेत देखकर उससे जलता था। हम दोनों का खेत तो आसपास ही है, फिर इसके खेत की फसल इतनी अच्छी और मेरी इतनी खराब, जरूर इसी ने कुछ उल्टा सीधा किया होगा मेरे खेत के साथ, तभी मेरे खेत की फसल इतनी अच्छी नहीं हुई। कालू मन ही मन ये सब सोच रहा था। तभी वो देखता है कि आकाश के पास एक व्यापारी पक्षी आता है। आकाश, इस बार तुम्हारे खेत की फसल तो बड़ी अच्छी हुई है, इस बार मुझे 100 किलो मटर चाहिए। अगर तुमने किसी और को कहीं बेचा है तो उसमें से 100 किलो तुम मुझे दे दो। ठीक है साहब, वैसे भी इस बार मेरे खेत में पूरे 250 किलो की मटर की खेती हुई है। ये कहकर सेठ वहाँ से जाने लगता है। तभी कालू सेठ से कहता है, सेठ जी, जरा मेरे खेत की फसल के मटर भी लीजिए। अच्छा, पहले टेस्ट तो करवा अपने मटर। जी ये लीजिए। कालू कौवा उसे मटर खाने को देता है, लेकिन जैसे ही सेठ उस मटर को चखता है तो बुरा सा मुंह बनाते हुए कहता है, माफ करना, लेकिन मैं तुमसे ये मटर नहीं खरीद सकता, ये तो बड़े ही बेस्वाद हैं, इसे तो मुझसे कोई भी ग्राहक नहीं खरीदेगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी कालू आकाश चिड़े से, तुम्हारे ही कारण मेरे फसल की बिक्री नहीं हो पाई। हम दोनों के खेत आसपास हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे खेत की फसल अच्छी नहीं होती। इसका मतलब तूने जरूर मेरे खेत की फसल खराब करने के लिए कुछ डाला है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं ऐसा क्यों करूँगा और मैं ऐसा क्यों चाहूँगा? बस बस, अब ज्यादा भोला बनने की कोशिश मत करो। मैं जानता हूँ तुमने ही कुछ किया है ताकि मेरे खेत की फसल खराब हो जाए और सब तुमसे ही मटर खरीदें।
मैं कुछ कह नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलते जाओगे। मैंने हमेशा पूरी ईमानदारी से अपना काम किया है। ना तो मैंने कभी किसी का बुरा किया है और ना ही मैं कभी किसी का बुरा सोच सकता हूँ। कालू भाई, आप जो भी सोच रही है वो गलत सोच रही है। इसके अलावा हमें अपनी सफाई के बारे में कुछ भी नहीं कहना। हम जानते हैं आप परेशान हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हमें कुछ भी बोलेंगे। आकाश जी, चलिए यहाँ से। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। कालू की बात सुनकर उन दोनों को बहुत बुरा लगता है। 3 दिन बाद आकाश सेठ जी को 100 किलो मटर बेच देता है, जिसके उसको अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। अभी भी उसके पास खेत के लगभग 150 किलो मटर बच जाते हैं। जब सेठ जी के खरीदे हुए मटर ग्राहकों ने खरीदे तो वो मटर ग्राहकों को बड़े ही पसंद आए, तो बाकी ठेकेदारों ने भी आकाश चूड़े की बची हुई मटर खरीदने का ऑर्डर दे दिया। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। पता है रानो, हमारे सारे मटर बिक गए। हमारी बची हुई मटर बिकने के भी ऑर्डर आ गए। अब मैं सोच रहा हूँ कि बाकी मटर बिकने के बाद मेरे पास जब सारे पैसे आएंगे तो उनमें से मैं कुछ पैसे कालू भाई साहब को दे दूंगा, ताकि वो फिर से अपनी फसल उगा सके। इस बार उन्हें फसल में काफी नुकसान हुआ है, तो उनके काम आ जाएंगे। लेकिन वो तो आपको ही अपनी फसल खराब होने का जिम्मेदार मानते हैं। उन्होंने आपको कितना बुरा भला कहा, उसके बाद भी आप उनकी मदद करना चाहते हैं। काश वो आपके मन के भावों को समझ पाते। भले ही वो हमारे बारे में कुछ भी सोचे रानो, लेकिन है तो वो हमारे पड़ोसी ही ना, तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। जहाँ आकाश चूड़ा कालू के बारे में इतना सोच रहा था, वहीं कालू के मन में तो उसके खिलाफ गुस्सा पनप रहा था। उस आकाश को बड़ा घमंड है ना खुद पर, अब मैं उसका घमंड चूर चूर कर दूंगा। लेकिन कालू जी, हम ऐसा कैसे करेंगे? गौरी जी, मैं उसकी सारी फसल खराब कर दूंगा। वो कैसे कालू जी? फिर कालू कौवा गौरी को अपनी पूरी योजना बताता है। फिर वो दोनों बहुत खुश होते हैं और फिर कुछ देर बाद रात हो जाती है। जंगल में सभी पक्षियों के सोने के बाद आधी रात को कालू कौवा आकाश चूड़े के उस गोदाम में जाता है और वहाँ आग लगा देता है। अब आएगा मजा, हा 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 हा। अगली सुबह जब आकाश गोदाम में जाता है तो देखता है कि गोदाम में रखी उसकी सारी फसल जल चुकी होती है। हे भगवान, हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। मेरी फसल, मैं बर्बाद हो गया। मेरी साल भर की मेहनत, मेरी पूंजी सब खराब हो गई। अब मैं क्या करूं? कुछ देर बाद आकाश अपने घर लौट आता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। उसकी पत्नी उसे समझा बुझाकर किसी तरह शांत करती है। आप हिम्मत मत हारिए जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम फिर से मेहनत करेंगे। हाँ पापा, आप परेशान मत हो, भगवान जी है ना, वो सब ठीक कर देंगे। मेरी बच्ची। अगले दिन आकाश चूड़ा फिर से अपने खेत पर मटर के बीज बोने जाता है, तो देखता है कि उसका खेत हरे भरे मटर की फसल से लहला रहा है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है। उसे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। ये कैसे हो सकता है? मेरे खेत में मटर की हरी भरी फसल कैसे उगाई? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा ना? नहीं, ये कोई सपना नहीं है आकाश चूड़े, ये हकीकत है। जरा यहाँ तो देख आकाश चूड़े, मैं हूँ जादुई मटर। आकाश चूड़ा जब उस तरफ देखता है तो वो हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके सामने एक जादुई बोलने वाली मटर खड़ी थी, जिसके 2 छोटे छोटे हाथ पैर और 2 आंखें भी थी। अरे तुम कैसी मटर हो जिसके हाथ पैर भी हैं? मैं एक जादुई मटर हूँ और यहाँ पर तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ सब्जियों के लोभ से। कुछ समय पहले मैं तुम्हें देख रही थी। तुम्हारे पड़ोसी ने तुम्हें
कितना गलत कहा, लेकिन फिर भी उल्टा तुमने उसकी मदद के बारे में सोचा। लेकिन जब उसने अपनी जलन के चलते तुम्हारी फसल में आग लगा दी तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं तुम जैसे नेक इंसान को इस तरह मुसीबत में नहीं देख सकती, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने चली आई। तो ये आग कालू भैया ने लगाई। कोई बात नहीं हरी मटर, मैं चाहता हूँ जैसे तुमने मेरे खेत को हरा भरा कर दिया, ऐसे ही तुम उनके खेत को भी हरा भरा कर दो। ये कहकर तुमने तो मेरा दिल ही जीत लिया। अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हारे कहने पर उसके खेत में भी हरे भरे मटर की जादुई फसल की पैदावार कर देती हूँ। पीछे खड़े कालू और गौरी ये सब सुन रहे थे और उन्हें अपनी करनी पर बड़ा ही पछतावा था। वो आकाश चिड़े के पैरों में गिड़गिड़ाकर उससे माफी मांगते हैं। मुझे माफ कर दे मेरे दोस्त, मैंने तेरे साथ कितना गलत किया, लेकिन फिर भी तू बहुत ही नेक दिल पक्षी है रे। आकाश चिड़े ने उसे माफ कर दिया और उसे गले से लगा लिया। उस दिन के बाद से कभी आकाश की जादुई मटर की फसल खत्म नहीं हुई और उसके मटर पहले से भी ज्यादा टेस्टी हो गई, जिससे उसकी बिक्री अब कई गुना बढ़ गई। अब उसने बड़ा सा घर बना लिया, साथ ही अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ने डाल दिया।